गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग हिंदी व्याकरण में पार्ट बाय पार्ट पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे व्यंजन वर्ण तक। आज हम लोग उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी जो है पढ़ाई समझ में आएगी। और जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बार बार जो है रिवाइज करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी जो है पढ़ाई ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग अब पढ़ाई पर आते हैं। तो आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बाद आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो व्यंजन वर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? तो जिस व्यंजन का निर्माण दो वर्ण से हो, जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण दो वर्ण से हो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन है वो ध्यान से समझेंगे। एक होता है संयोगी छ। संयोगी छ का निर्माण किससे होता है बच्चों? तो क जोड़ मूर्धन्य स, यानी क में मूर्धन्य स अगर हम मिलाएंगे तो संयोगी छ बनेगा। और होता है संयुक्त व्यंजन त्र। तो त्र का निर्माण किससे होगा बच्चों? त्र का निर्माण होगा त जोड़ र, यानी त में र अगर हम मिलाते हैं तो त्र बनेगा। ज्ञा, ज्ञा का निर्माण किससे होगा बच्चों? तो ज प्लस या, यानी ज में या मिलाएंगे तो ज्ञा बनेगा। और एक होता है त्र, और त्र का निर्माण किससे होगा बच्चों? त जोड़ र से बनेगा त्र। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं? तो द्विगुण व्यंजन हम लोग कहेंगे ड़ और ढ को। और ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों के नीचे बिंदु होता है। ड़ के नीचे भी बिंदु और ढ के नीचे भी बिंदु, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। अब आयोगवाह किसे कहेंगे? आयोगवाह कहेंगे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। अगर कह दिया जाएगा कि आयोगवाह कौन कौन है, तो अनुस्वार और विसर्ग, यानी इसकी संख्या भी 2 होती है। आयोगवाह कितने हैं? तो आयोगवाह की संख्या 2 होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला की संख्या 52 होती है। अगर आ जाएगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। और वो 52 वर्ण कौन कौन होते हैं? अभी हम लोग वर्ण से लेकर के जो आयोगवाह तक पढ़े सारा जो है वर्णमाला में ही आएगा। तो वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन होंगे, इसको हम बारी बारी से फिर से बता देते हैं कि 52 वर्ण जो है हिंदी में कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े स्वर वर्ण।
और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। और वो 11 हम लोग क्या क्या पढ़े? आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। कुल मिलाकर के स्वर वर्ण हो गया 11। फिर हम लोग पढ़े व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। और वो 33 कौन कौन होंगे? तो व्यंजन वर्ण में हम लोग पढ़े क, ख, ग, घ, ङ, जिसको हम लोग कहते हैं कवर्ग। च, छ, ज, झ, ञ, जिसको हम लोग कहते हैं चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न, जिसको कहते हैं टवर्ग। त, थ, द, ध, न, जिसको कहते हैं तवर्ग। प, फ, ब, भ, म, जिसको हम लोग कहेंगे पवर्ग। और होता है य, र, ल, व, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह। तो कुल मिलाकर के व्यंजन वर्ण की संख्या हो गया 33। फिर हम लोग पढ़े संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। और फिर हम लोग पढ़े द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है 2। वो होता है ढ़ और ढ। फिर हम लोग पढ़े आयोगवाह। आयोगवाह की भी संख्या होती है 2। अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार अगर हम सबको जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के 52 वर्णमाला हो जाएगा। यानी वर्णमाला की संख्या 52 होगी। 11 हो गया स्वर वर्ण, 33 हो गया व्यंजन वर्ण, 4 हो गया संयुक्त व्यंजन, 2 हो गया द्विगुण व्यंजन, और 2 हो गया आयोगवाह। तो कुल मिलाकर के हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला की संख्या 52 होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण में ही उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण मुंह के जिस भाग से होता है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। और यहां से भी हर परीक्षा में जो है सवाल आते हैं उच्चारण स्थान से। किसी भी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन उच्चारण स्थान से अवश्य रहते हैं। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है, तो उच्चारण स्थान की संख्या 6 है। उच्चारण स्थान की संख्या 6 होती है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण स्थान की संख्या 6 होती है। वो 6 कौन कौन होगा? पहला नंबर तो होगा कंठ, दूसरा नंबर हो जाएगा तालु, तीसरा नंबर हो जाएगा मूर्धा, 4 नंबर में आ जाएगा दंत, और 5 नंबर में हो जाएगा ओष्ठ, और 6ठा नंबर होता है नासिका। तो उच्चारण स्थान की संख्या होती है 6। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये 6 जो है उच्चारण स्थान की संख्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंठ से किसका उच्चारण होता है। तो कंठ से उच्चारण होता है आ, विसर्ग और ह। इसके अलावे कवर्ग, कवर्ग का जो उच्चारण होगा कंठ से होगा। यानी कंठ से उच्चारण किसका होगा? आ, विसर्ग, ह और कवर्ग, इतना का उच्चारण कंठ से होता है।
तालु से उच्चारण किसका होगा? हर्षई, दीर्घई, या और तलाबी स। और होता है चवर्ग। इतना का उच्चारण जो है तालु से होगा। मूर्धा से उच्चारण किसका होता है? री, रा, मूर्धन्य सा और होगा टवर्ग। इतना का उच्चारण मूर्धा से होता है। दंत से उच्चारण किसका होगा? ल, डंटी स और होगा तवर्ग। इतना का उच्चारण दंत से होगा। ओष्ठ से उच्चारण किसका होगा? हर्षऊ, दुर्गऊ और पवर्ग। इतना का उच्चारण ओष्ठ से होगा। और कंठ और तालु मिल करके बनता है कंठ तालु, जिसको कंठ ताला पे भी कह सकते हैं। और कंठ तालु से उच्चारण होगा ए और ऐ। कंठ और ओष्ठ मिल करके बनेगा कंठोष्ठ, और इसका उच्चारण होगा ओ और औ। और दंत ओष्ठ से उच्चारण होगा व का। दंत और ओष्ठ मिलाएंगे तो दंतोष्ठ बनेगा, और उससे उच्चारण होगा व का। और एक बच गया नासिका। नासिका से जो उच्चारण होता है किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, यानी लास्ट वाला वर्ण जो होता है, जैसे ड़ा हो गया, या हो गया, ना हो गया, ना हो गया, मा हो गया। इसके अलावा इसमें अनुस्वार आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। तो इतना का उच्चारण नासिका से होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो है उच्चारण स्थान की संख्या 6 ही होती है। इसको हम लोग अपने उंगली पर भी जो है सेट कर सकते हैं। यानी इसको हम मान लेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अगर हम पांचों में सेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर कंठ में आते हैं तो आया ई का, इसमें जो है 3 अक्षर आएगा। कौन आएगा? तो ये आएगा विसर्ग, और आएगा आ और आएगा कवर्ग। तालु में अगर आते हैं तो हर्षई और दीर्घई आएगा, या और तलाबी स आएगा। इसके अलावे आएगा इसमें टवर्ग। अगर मूर्धा में आते हैं तो र और मूर्धन्य स होगा, री होगा, और इसके अलावे टाठा डाढ़ा ना होगा। दंत में आते हैं तो दंत में होगा ला और डंटी स और आएगा तवर्ग। और ओष्ठ में आते हैं तो हर्षऊ, दुर्गऊ और पफा पफा। इस प्रकार से हम पांचों को अपने उंगली पर बैठा सकते हैं। यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। बाकी नासिका में तो अभी हम बताए हैं कि किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण नासिका में जाएगा। बाकी कंठ तालु से ए और ऐ का, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का, और दंत ओष्ठ से व का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने उंगली पर भी अगर इसको रख लेते हैं तो इसको हम आसानी तरीका से उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कभी जो है भुलाएंगे नहीं। और किसी भी परीक्षा में जहां से भी रहेगा प्रश्न हम उसको बना सकते हैं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेष हम लोग अब अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।